नमस्कार छात्रों छात्राओं। आज आपका जो बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है उसमें अपन टॉपिक जो ले रहे हैं वह है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के बारे में आप भली भांति जानते हैं और ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो राजनीतिक दलों के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के नामों के बारे में न जानता हो। इसलिए राजनीतिक दल किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं और इसके क्या कार्य हैं, इस संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। यानी कि प्रतिनिधि शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। प्रतिनिधि शासन का मतलब है हम प्रतिनिधि चुनते हैं और वो पार्लियामेंट में जाकर के शासन सत्ता को संभालते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि शासन जिस भी देश में है उसके संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में सभी जगह विद्यमान हैं या होते हैं। राजनीतिक दल यदि प्रजातंत्र की बात आती है तो प्रजातंत्र की आत्मा होते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र बिना किसी राजनीतिक दल के चल नहीं सकता, संभव नहीं है। राजनीतिक दल की परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हैं। अपन इस संदर्भ में परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं हो सकती हैं और किन चीज़ों की आवश्यकताएं राजनीतिक दल को होती है। तो राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप और उनके समाधान के संबंध में एक मत है और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय कर लिया है। विभिन्न राजनीतिक जो विचारकों ने दल की जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं वो इस प्रकार से हैं। न्यूमैन के अनुसार राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। बर्क के अनुसार राजनीतिक दल उस लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित है। गिलक्रास्ट एक विद्वान हैं, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है राजनीतिक दलों की। गिलक्रास्ट कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं या रखते हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा या कोशिश करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय या संगठन है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्ण रूप से नहीं तो कम से भी कम सामान्य दृष्टिकोण में समता या समानता रखते हों तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हों। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है दल कहते हैं। व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे दल कहते हैं और यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब हम आगे राजनीतिक दलों के संदर्भ में इनकी विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या है। तो संक्षेप में किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए
कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। उनमें से पहला है संगठन। संगठन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि दल का मतलब है कुछ व्यक्तियों का संगठन, और दल तो व्यक्तियों का भी होता है, जानवरों का भी होता है और पक्षियों का भी होता है, और एक से कभी वो दल या संगठन नहीं बनता। इसलिए व्यक्तियों के समूह यानी कि वो संगठित हो। दूसरी मूलभूत सिद्धांतों की में एकता, अर्थात कम से भी कम जो वो संगठित हैं, जिन्होंने संगठन बनाया है, उनके जो मूल सिद्धांत हैं, उन मूल सिद्धांतों में मूल रूप से एकता हो। तीसरा संवैधानिक उपायों का प्रयोग। ये जो संगठन है जिनके सदस्यों में मूलभूत सिद्धांतों में एकता होती है, वो हमेशा संवैधानिक साधनों का प्रयोग करें, असंवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करें। चौथी, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि, अर्थात वो अपने राष्ट्र के प्रति उनमें भक्ति भाव हो, राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अभिलाषा हो, इच्छा हो, और राष्ट्रीय हितों की हमेशा वो रक्षा करें। पांचवें, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य होता है शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना और शासन संचालन करना। अब आगे है दलों की उत्पत्ति या राजनीतिक दलों के आधार। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या राजनीतिक दलों के आधार। ये राजनीतिक दलों के जो क्या क्या आधार हैं जिनके आधार पर इनकी उत्पत्ति होती है, ये कई प्रकार के हैं। इनमें हम पहला ले रहे हैं मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक या मानव स्वभाव से संबंधित। इसको मानव स्वभाव में परिवर्तन के आधार पर भी हम ले सकते हैं। तो परिस्थितियों और आयु में परिवर्तन के आधार पर मानव में विचार भेद पाया जाता है। ये विचार भेद राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं, यानी कि अपनी जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर, आयु के आधार पर, व्यक्तियों के स्वभाव में उनके मन में जो भेद पाया जाता है, जो जन्म उनके दिमाग में जो ऐसी विचारों का जन्म होता है, उसके आधार पर राजनीतिक दलों का जन्म होता है। इस आधार पर आमतौर पर व्यक्ति 4 प्रकार के देखने में आते हैं, यानी कि इस आधार से हम व्यक्तियों को 4 प्रकार की श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो व्यक्ति आते हैं जो प्राचीनता की ओर लौटना चाहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति प्राचीनता की ओर लौटना चाहते हैं, जिसको हम कहेंगे रीति रिवाज या हमारी संस्थाओं हमारी परंपराओं की तरफ जो लौटना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं। ये प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं। दूसरे वे लोग आते हैं जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, अर्थात जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। ऐसे व्यक्तियों को हम अनुदारवादी कहेंगे, अर्थात यथा स्थिति का समर्थन करने वाले, जिनको हम दक्षिणपंथी भी कह सकते हैं। और तीसरा है वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति हैं वो उनको उपयुक्त नजर नहीं आ रही, उनमें कमियां पैदा हो गई हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार। जिस समय वो हमारा संविधान और संविधानिक परिस्थितियां तय की गई थी, उनमें अब कुछ संशोधन की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में सुधार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको हम उदारवादी कहते हैं। और चौथा और अंतिम प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं। उन्मूलन का मतलब बिल्कुल बदलाव, बिल्कुल पूरी तरीके से नयापन, बिल्कुल पूरी तरह से चेंजेज, उनको हम उग्रवादी कहते हैं। इन आधारों पर ये दल बनते हैं जिनको हम प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी और उग्रवादी दल कहते हैं।
या बन जाते हैं इनके आधार पर। आगे है वातावरण का प्रभाव। हर प्राणी के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और जिस घटना से जो प्रभावित होता है वो उसी घटना से के अनुरूप अपने कार्य करता है। धार्मिक सांप्रदायिक भावनाएं, जो जिस धर्म से संबंधित हो, संप्रदाय से संबंधित हो, उसी प्रकार के धर्म और संप्रदाय के आधार पर वो अपने संगठन में सम्मिलित होता है और उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। उसी प्रकार की भावनाएं उसके साथ में जुड़ जाती हैं। आर्थिक आधार, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्थिक आधार भी राजनीतिक दलों को जन्म देता है। राजनीतिक दलों का एक आधार जो आर्थिक होता है, उसमें बहुत सारे पूंजीपति देशों में इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं कि जो अपने हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं, वो अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं, वो अपने अनुकूल दल बना लेते हैं। नेतृत्व और विचारधारा, अर्थात हर व्यक्ति में तो विशेषता नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो दूसरों का नेतृत्व कर सकें, दल का नेतृत्व कर सकें, देश का नेतृत्व कर सकें, और उनमें लीडरशिप के गुण कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ वो डेवलप कर लेते हैं, और उनकी विचारधारा भी इस प्रकार की होती है। तो इस आधार से हमारे ये राजनीतिक दल हमारे सामने अस्तित्व में आते हैं। यही इनकी उत्पत्ति के कारण होते हैं। अपन अब देखते हैं राजनीतिक दलों के कार्य, यानी कि जो राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं, जो इनके फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो इसमें पहला आता है सरकार का निर्माण। राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं उनका महत्वपूर्ण और अंतिम उद्देश्य होता है सरकार का निर्माण करना। वो चुनाव में जीतते हैं और बहुमत माने पर शासन सत्ता को हस्तगत करते हैं। सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण, जब वो सरकार बना लेते हैं तो सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करते हैं पार्लियामेंट में बैठ करके। उसके बाद शासन का संचालन करते हैं, और जो सत्ता में बहुमत दल में नहीं आता है वो विपक्ष में रह करके शासन की आलोचना करता है, शासन की जो कमियां हैं उनकी आलोचना करता है, और उसको एक तरीके से सही दिशा देने की चेष्टा करता है। गलत यदि बहुमत वाला दल कार्य कर रहा है तो उसको रोकने की चेष्टा करता है, जनता तक उन कमियों को पहुंचाते हैं। चुनावों का संचालन अपन देखते ही हैं, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, और बहुत सारे दल हैं। ये अपने सदस्य फील्ड में खड़ा करते हैं, उनको धन भी देते हैं और चुनाव जिताने के लिए संपूर्ण प्रयास करते हैं। तो चुनाव का संचालन भी होता है। शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य है, क्योंकि जनता डायरेक्ट पार्लियामेंट में जा नहीं सकती, प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकती, एमपी से बहुत कम संपर्क हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन के बीच में और जनता के बीच में जो मध्यस्थ या कड़ी का जो कार्य करते हैं वो राजनीतिक दल ही करते हैं। ये लोकमत का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि जब चुनाव में हमारे बीच में ये आते हैं राजनीतिक दलों के मेंबर्स, तो ये सरकार के बारे में हमको जानकारी देते हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया, वर्तमान में हमारी सरकार वो क्या कर रही है, और हमको इससे राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है, जिसको हम राजनीतिक प्रशिक्षण कहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी ये करते हैं। इसमें क्या है कि स्वाधीनता आंदोलन के युग में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण तथा स्त्री उद्धार संबंधी अनेक कार्य किए थे। इनको हम सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में सम्मिलित करते हैं। कुछ दलीय कार्य भी होते हैं, जैसे मतदाताओं को दल का सदस्य बनाना, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना, चंदा इकट्ठा करना। इस तरह के जो कार्य होते हैं वो इनके दलीय कार्य होते हैं। ये राजनीतिक दलों के फंक्शंस हैं और ये इस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके ये कार्य होते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।